नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवानी इंस्टीट्यूट पर। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉलिटी को शुरू करते हैं। और अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये पॉलिटी का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और सभी क्वेश्चंस आईएएस और यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चंस है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किए हैं। और अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो डेली टेस्ट सीरीज़ को अटेंड कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तैयारी आप जहाँ से भी कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज़ देख के अपना तैयारी को भी जाँच लीजिए कि हाँ, हमारी तैयारी जो है वो किस लेवल तक हो रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे की मित्र है। उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आलोचना भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिस प्रकार से आपका मतलब जब ये होता है ना कि आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं तो बीच में कोई ना कोई आलोचना करने वाला भी मिल ही जाता है। ठीक है, किसी ने सच्ची सच्ची कहा है कि अगर 100 लोग आपके एक वातावरण में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 आपके हिसाब में ही बात करे, आपके हिसाब से ही बात करे। कोई मतलब कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो आपके खिलाफ बात करेंगे, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वहाँ पे उसका आलोचना भी होती रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपना कार्य करते रहिए, लोगों को तो क्या है, कहने के लिए कुछ भी कहते रहता है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित समझौते में प्रावधान था कि वो जो 1932 में जो समझौता हुआ था उसमें क्या प्रावधान था। ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 1932 में 1932 में आपको मालूम होगा कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है ये समझौता हुआ था। और इसे इसे किस समझौते के नाम से जाना जाता है, तो ये पुणे के यरवदा जेल में हुआ था, इसीलिए पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1900 कटा मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यरवदा के सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को ये हुआ था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक और अनिर्णायक कम्युनल अवार्ड से संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 24 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक है, समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ठीक है, ये एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा अधिनियम है, इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा हमको बताइए कि इसका ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1933, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आप बताइए कि इसका क्या सही आंसर है। इसका आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के बीच में मतलब ट्रांसफ़र हुआ था। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसदीय ने एक अधिनियम पारित किया। संसद जो है ये संसद होगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, और जिसके तहत भारत का शासन इस ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन यानी कि महारानी को दे दिया गया।
इसे क्या याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस समय महारानी जो कौन थी ब्रिटिश की, तो विक्टोरिया थी, इसे याद कर लीजिएगा। इस एक्ट को भारत अधिनियम 1858 की संज्ञा दी गई है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी? ये यूपी पीसीएस 1997 का क्वेश्चन है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसी के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नवजात करके उन्हें विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार प्रदान किया, तथा दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल को परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, जिससे बम्बई और मद्रास की सरकार को भी विधायी शक्ति प्रदान की गई। तो इसे याद कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस में से एक स्वीकार किया था? तो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935, एनडीए 2020 में आया क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर बी लिल लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी क्रिस प्रस्ताव, या ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। तो इसका जो सही आंसर है लिल लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। इसी में यह बताया गया था कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः हर भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये पहली बार इसी में स्वीकार किया गया था, लिल लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। यह सिद्धांत स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, और इसको लिल लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान निर्माण के रूप में होना चाहिए, हालांकि पूरी तरह से नहीं, भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, यह पहली बार वायसराय लिल लिथिगो के प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। यह जो प्रस्ताव है 8 अगस्त 1940 को पेश किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में पूछ ले तो किस डेट में आया था, तो 8 अगस्त 1940 को बनाया गया था। इसने एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना के अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार की भी पेशकश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसने प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। तो 8 अगस्त 1940 ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, लिल लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ऑप्शन ये यूपी पीसीएस 1994 का है। तो ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1771 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1785 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कार्य करी थी, उसको ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना ही रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना था, ठीक है। बहुत सारा चीज़ परिवर्तन करना था कंपनी का संचालन में, तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों से संचालन योग्य बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1973 ईस्वी के ब्रिटिश सांसद ने पास किया तथा 1974 ईस्वी में इसे लागू भी कर दिया था। तो अगर पूछ लिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ था, तो 1973, लेकिन लागू कब हुआ था 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, और 1774 में ये लागू हुआ था। 1700 है ना, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति
के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो ये जो मिला था आपको क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो देखिए इसके जो है गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर सी जो है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1786 तथा 1793 का चार्टर अधिनियम पीठ ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था। देखिए, कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए तैयार करना था इस अधिनियम का। इसे याद कर लीजिएगा, 1786 अमेंडमेंट एक्ट का। ठीक है, इस अधिनियम के तहत सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई थी। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रह नियुक्त किया गया। बीपीएससी में 1992 में पूछा गया है। तो ये जो समाग्रह है ये ऐसे होगा। ठीक है, ये नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1875 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1877 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी। तो महारानी विक्टोरिया को समगाई जो है ये 1877 ईस्वी में बनाया गया था, नियुक्त किया गया था भारत का। बीपीएससी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था और इनका निधन जो है 22 जनवरी 1901 को हुआ था। इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1837 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रूप में इन्होंने सिंहासन संभाला था। इसे भी याद कर लीजिएगा। 1870 ईस्वी में उन्हें भारत की समायगी घोषित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद इनको देखिए अपने उदार विचारों के कारण ही ये भारत के जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। मतलब ये थोड़ा सा बेहतर कार्य करती थी तो इनको बहुत लोग भारत में पसंद करते थे। मात्र 18 साल की उम्र में ही विक्टोरिया राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। भारत शासन प्रबंध 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया था। इसकी वजह से इससे जो उद्देशना महारानी के नाम से की गई, उससे यह भारतीयों में जनप्रिय हो गई, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता था कि उद्घोषणाओं में जो उदार विचार व्यक्त किया गया है वे उनके निजी और उदार विचार के प्रतिबिंब स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। समागई विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरा किया गया है? तो कौन सा ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरा किया गया है? बहुत सारे उस उद्घोषणा में पूरा किया गया था। तो इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ये जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यूपीपीसीएस 1994 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रानी विक्टोरिया के दिन 1 नवंबर 1858 की घोषणा के अनुसार यह उद्घोषित किया गया था कि इसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा उनके बास्टेक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था, मतलब राजा का प्रतिनिधि होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मिंटो मार्ले सुधार उद्देश्य क्या था? आईएएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिंटो मार्ले सुधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्र देना। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है ये पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए
इसका उद्देश्य इसका बनाया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को द्विग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना ही था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। ये एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है, ये बिल होगा, है ना, ये बिल होगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है ये बिल है, दिल नहीं बिल। ठीक है, ये किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1909, ऑप्शन नंबर सी 1911, ऑप्शन नंबर डी 1900। तो ये जो है मार्ले मिंटो सुधार जो है ये बिल 1909 का बिल है, इसे याद कर लीजिएगा। 1909 में पारित किया गया था। यूपी पीसीएस 1994 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909, ये इसको नाम से जाना जाता है। मतलब जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है उसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मार्ले भारत का सचिव तथा लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे, इसे याद कर लीजिएगा। जो मार्ले है वो भारत का सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर ये मार्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? आईएएस 1989 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईएएस के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर सी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन नंबर डी भारत अधिनियम 1935। तो देखिए, ये आपको मालूम होगा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का मांग किया गया था। प्रारंभ में ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, इसी में बताया गया था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल होगा। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के भी कहा जाता है, इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। ठीक है, और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था तथा केंद्रीय एवं विधान परिषद के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए द्वैध शासक प्रणाली की, ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था। तो देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यूपी पीसीएस 1996 का क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1909 इस का भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवासियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता भी कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पितामह कहा जाता है या पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1909 को ईस्वी के अपने अधिवेशन में इस अधिनियम के अन्य सुधारों को स्वागत किया, लेकिन धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों की स्थापना प्रावधान को विरोध किया था। ठीक है, धर्म के आधार पर इसका विरोध किया था, बाकी कुछ जो है उसको मान लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1909 ईस्वी के अधिवेशन में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसमें क्या क्या प्रावधान था उसके बारे में पूछा है। आईएएस 1987 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है ये प्रांतों में दोहरा शासन, इसका सही आंसर है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन इसका सही आंसर है। ठीक है,
देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का कुछ अलग सा विशेषता भी है, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहला विशेषता यह है कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापना हो, केंद्र में अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था हो, प्रांतों में वैध शासन मतलब द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, इसके द्वारा पहली बार महिलाओं को यानी कि सीमित मात्रा में ही मत देने का अधिकार दिया गया। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बताया गया, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार किस में दिया गया था, किस में, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। इसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फ्रेंड्स। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ये यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर सी सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। तो इसका जो सही आंसर है लॉर्ड एमरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये 3 मंत्रियों के मतलब जो सदस्य है उसमें शामिल नहीं थे लॉर्ड एमरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1946 का कैबिनेट मिशन में, ठीक है, बाकी तीनों थे, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सन 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, सर स्टेफन क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, तथा एवी अलेक्जेंडर जो कि एडमिलिट्री के प्रथम लॉर्ड यानी कि नौसेना मंत्री थे, इसे याद कर लीजिएगा। और इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका जो कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय एवं संभावनाओं को तलाशना था, कि शांतिपूर्ण से जो सत्ता है, जब मालूम चल गया अंग्रेज को कि अब हम भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए ये जो सदस्य का मंडल था उसे भेजा गया था और शांतिपूर्ण सत्ता को सौंप के आने के लिए ये बोला गया था, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। आईएएस 1996 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन नंबर बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो देखिए, इसमें कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो पाकिस्तान की स्वीकृति है ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये आईएएस 1996 का क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। प्रांतीय समूहीकरण था, सही है। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये सब था, लेकिन ये जो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। क्या क्या उसका उद्देश्य था। संविधान सभा का गठन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन या गौण उद्देश्य था, इसे भी याद कर लीजिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यह भी इसका उद्देश्य था। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, यह भी उसका उद्देश्य था कि 10 लाख जनसंख्या है तो एक संविधान सभा का सदस्य एक चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य जो है निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें से 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे, इसे याद कर लीजिएगा। अगर ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स पॉलिटी का 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चंस आ सकता है, घूम फिर के यही सब क्वेश्चंस आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी क्वेश्चन शुरू करूँगा, तो ये टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ ये इसमें आप आगे बढ़ते रहिए, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और लोगों के साथ अपना सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।